हम लोग आज कौन सी पढ़ेंगे, किसके विषय में पढ़ेंगे? वज्र गुणन विधि के बारे में। ठीक है, इसके पहले जो हम लोग कौन कौन सा चैप्टर पढ़ चुके थे? ग्राफ पढ़ चुके थे ना। उसके बाद कौन क्या पढ़े थे? प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि पढ़ चुके थे ना। आज पढ़ेंगे कौन सा? वज्र गुणन विधि। इसमें देखेंगे उदाहरण और कुछ परिचय के बारे में समझते हैं। ठीक है, देखेंगे वज्र गुणन विधि जो हम लोग बनाएंगे उसको किस विधि से बनाएंगे उस पर ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहली बात है कि इसमें जो इसका व्यापक, ये हमारा कितने चर वाला रैखिक समीकरण है? 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। अगर हम इसका व्यापक रूप के बारे में बात करें, किसके रूप के बारे में? व्यापक रूप। अच्छा, किसको किसको पता है इसका व्यापक रूप? बस इतना सा ही देखेंगे। इसका व्यापक रूप कौन सी होता है? ए एक्स प्लस का डी वाई प्लस का सी बराबर का 0। ये वाला कितने को पता था? बताएंगे। हाँ, अब तो मतलब देखिए, मतलब सब हाथ उठाए ना। वाह, देखेंगे ये हमारा कौन हो गया? इसका व्यापक रूप। ठीक है, अच्छा ये हो गया 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। अगर युग्म बोले तो क्या? पेयर मतलब कौन होता है? जोड़ा। 2 को होता है कि नहीं? यस सर। जैसे कि देखेंगे अगर हम 2 को जोड़ा लगाएंगे तो किस प्रकार से हम लोग कौन करेंगे? लिखेंगे, ध्यान देंगे। जैसे कि लिखेंगे a1 का x प्लस का b1 का y, वो मतलब छोड़ देना उसको। ठीक है, a1 का x प्लस b1 का y प्लस c1 का c1 सिर्फ रहेगा और ये बराबर का कौन रहेगा? 0 रहेगा। अच्छा, ये पहला इक्वेशन के लिए होगा। ठीक है, किस इक्वेशन के लिए होगा? पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन के लिए क्या होगा? a2x प्लस का b2y, ठीक है, और प्लस का c2 बराबर का 0। अच्छा, ये किस इक्वेशन के लिए? दूसरा इक्वेशन के लिए। किस इक्वेशन के लिए? दूसरा इक्वेशन के लिए। ठीक है, अब देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे। ठीक है, देखेंगे ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन के लिए और ये सेकंड इक्वेशन के लिए। अब यहाँ पे a1 b1 c1 और b2 a1 b2 और c2। अच्छा, यहाँ पे समझ में आ गया कि a1 किसको बोलेंगे, b1 किसको बोलेंगे, c1 किसको बोलेंगे, a2 किसको बोलेंगे, b2 किसको बोलेंगे, c2 किसको बोलेंगे। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? कोई परेशानी नहीं। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो वज्र गुणन होगा वे किससे बनाएंगे, हम उसको किस प्रकार से समझेंगे। ठीक है, अगर हम इसके सूत्र के बारे में बात करें, वज्र गुणन किस प्रकार से बनाएंगे? जैसे कि प्रतिस्थापन विधि में क्या क्रिया होता था कि किसी भी नहीं, प्रतिस्थापन विधि में किसी भी इक्वेशन से x या y का मान निकालना, ये था नियम, तो निकालते थे। और विलोपन में कौची होता था? किसी भी चर के गुणांक को क्या करना था? बराबर करना था, यही था ना? यस सर। और इसमें कौची है, देखेंगे क्या होता है वज्र गुणन में। अगर हम इसका डायरेक्टली अगर हम बात करें तो किस प्रकार से होगा, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे x। क्या लिखेंगे? x। फिर बटे का साइन देंगे। किसका साइन देंगे? बटे का। अच्छा, अगर हमें x का वैल्यू लिखना है तो x को झाप देना है और कोना कोनी कोची कर देना है? गुना कर देना है। तो अच्छा, अगर हम x वाले को झापे तो हमारा क्या क्या दिख रहा है? b1 b2 c1 c2, यही दिख रहा है कि नहीं? यस सर। अच्छा, अब कोना कोनी गुना करेंगे, b1 गुना c2 गुना कर देंगे यहाँ से, b1 गुना में c2। फिर यहाँ पे किसका साइन देंगे? माइनस का। किसका साइन देंगे? माइनस का। अब ये b2 गुना कौची करेंगे? c1। ये करेंगे b2 गुना में कौची? c1। कोई दिक्कत? अगर हमें x का वैल्यू लिखना है तो किसको झाप देंगे? x वाले को। उसके बाद कोना कोनी कोची कर देंगे? गुना। ऊपर वाले से नीचे, नीचे वाले से ऊपर के साथ में ये किसका गुना कर देंगे। और जब b1 गुना c2 किए तो यहाँ पे माइनस का साइन दिए, फिर b2 गुना c1। अब सवाल में कभी प्लस आएगा, कब माइनस आएगा, वो एक सवाल के हिसाब से कुछ करेंगे, यहाँ पे मान रखेंगे। समझ गए? इतना सा समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ पे देंगे बराबर का साइन। किसका साइन देंगे? बराबर का साइन। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे माइनस का y। कुछ लिखेंगे? माइनस का y। समझ गए? अच्छा, जब माइनस का y लिखे तब किसको झाप देंगे? y वाले को। तो बच्चे y वाले को जब झाप देंगे तो क्या बचेगा? a1 c2 a2 c1, यही बचेगा कि नहीं? तो गुना करेंगे
A1 गुना में C2, ठीक है, A1 गुना में C2, फिर माइनस का साइन देंगे और फिर A2 गुना को करेंगे C1, A2 गुना में C1, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अच्छा, ये x के लिए मान के लिए हो गया और ये किसके लिए, y। अब फिर यहाँ पे बराबर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे एक, क्या लिखेंगे, एक। किसके लिए लिखेंगे, अचर पद के लिए। किसके लिए, अचर पद। अब ये अचर पद इसमें C वाला होता है कि नहीं, तो ये C वाले को झाप देंगे। अब ये A1 A2 B1 B2 बचा कि नहीं। अच्छा, किस प्रकार गुना करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे कि नहीं, तो A1 गुना B2, A1 गुना B2, फिर माइनस का साइन देंगे और फिर A2 गुना B1, A2 गुना B1। अब ध्यान रखिएगा, जिसको जापेंगे पहले ऊपर से नीचे गुना करेंगे और फिर नीचे से ऊपर, समझ गए, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अच्छा, इसी के सवाल पे इसी के तरीका से हम लोग कोची करेंगे, सवाल को क्या करेंगे, बनाएंगे, समझ गए, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अच्छा, अगर हम यहाँ से बात करें तो ये समझ गए कि किस प्रकार से लिखना है। ये एग्जाम में अगर बनाइएगा तो ये सूत्र नहीं लिखना है, वो कोई दिक्कत नहीं है उतना, ठीक है। तो सिर्फ अगर हमें वज्र गुणन विधि से बनाने के लिए बोला तो पहले x लिख लेंगे, उसके बाद x वाले को झाप देंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, समझ गए, कोना कोनी गुना, फिर y माइनस का y लिखेंगे, हर हमेशा किसका y लिखेंगे, माइनस का y, समझ गए। और कैलकुलेशन करके एक्स वाई का जो भी वैल्यू निकलेगा उसको हम लोग कोची कर लेंगे, बना लेंगे, समझ गए यहाँ तक में। अच्छा, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं ना, ठीक है। तो देखेंगे ये हुआ इतना सा, हम इसको कोची करेंगे, समझाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए था और ये इक्वेशन किसके लिए था, सेकंड के लिए। अब सवाल पे आए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। देखेंगे उदाहरण नंबर 14, पहला नंबर क्या कहता है, ठीक है, इस पर हम लोग कोची करते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है। कहता है कि बेंगलोर के एक बस स्टैंड से, ठीक है, बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल लागत कितना लगता है, 46 रुपया। कितना लगता है, 40 रुपया, ठीक है। जैसे कि सपोज डेट मान लो कि हम यहाँ पे क्लास खोले हुए हैं, ठीक है, मान लो कि ये क्लास है, ये कौन है, क्लास है। कुछ बच्चा हरिपुर का आता है, कुछ बच्चा लबोखर का भी आता है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ से हमने एक सुविधा दिया है कि यहाँ से आपके लिए टोटो जाएगा, कौन जाएगा, टोटो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जैसे कि मान लो कि ये हरिपुर हुआ, ठीक है, और ये कौची हुआ, लबोखर हुआ, ठीक है, समझ गए। थोड़ा सा समझेंगे कि किस प्रकार से उदाहरण है, ठीक है। अब हम हरिपुर के लिए जाते हैं तो एक आदमी को जाने के लिए लगता है 10 रुपया। क्या रुपया लगता है, 10 रुपया। और लबोखर जाएंगे तो एक व्यक्ति को लगेगा 5 रुपया। कितने रुपया लगेगा, 5 रुपया। अच्छा, अगर 10 रुपया तो उस टोटो वाले को कुल कितना भाड़ा देना होगा, हमें 15 रुपया देना होगा कि नहीं, देना होगा। तो अगर हम यहाँ से लिखेंगे कि क्लास से एक आदमी को हरिपुर जाने के लिए और क्लास से एक लड़के को लबोखर जाने के लिए कुल कितना भाड़ा लगता है, 15 रुपया। कुल कितना भाड़ा लगता है, 15 रुपया। अच्छा, अगर मान लो कि हमको भाड़ा नहीं खे पता, हमको भाड़ा नहीं खे पता, हरिपुर जाने के लिए क्या रुपया, x रुपया, और लबोखर जाने के लिए कितना रुपया, y रुपया, हो सकता है कि ना हमरा, ठीक है। अब इसी दोनों मिला करके हमको मान लो कि 15 रुपया लग रहा था, तो हम कितना रुपया दे सकते हैं, 15 रुपया दे सकते हैं। यहाँ पे समझे कुछ, यस सर। अब देखो, अब सवाल पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि यदि बेंगलोर के बस स्टैंड से हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के, 2 टिकट कहाँ के, मल्लेश्वरम के, और 3 टिकट कहाँ के, यशवंतपुर के, ठीक है। अब और कुल कितना लगता है, 46 रुपया। अब हमको नहीं पता कि एक टिकट का यहाँ से मल्लेश्वरम का क्या रुपया भाड़ा है और फिर यशवंतपुर का भाड़ा कितना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर बेंगलोर के बस स्टैंड से मल्लेश्वरम जाता है और यशवंतपुर जाता है तो उसको कुल कितना लगता है, 46 रुपया लगता है कि नहीं, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि माना, ठीक है, बेंगलोर से मल्लेश्वरम का एक टिकट का किराया मान लेते हैं क्या रुपया, x रुपया। लिखेंगे माना बेंगलोर से
ठीक है, बेंगलोर से मल्लेश्वरम का एक टिकट का किराया हम कितना मान सकते हैं? एक्स रुपया। कितने रुपया? एक्स रुपया। मान लिए यहाँ तक में। अच्छा, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। अब फिर लिखेंगे कि तथा बेंगलोर से यशवंतपुर, कौन सा? यशवंतपुर का एक टिकट का किराया, कितने टिकट का किराया? एक टिकट का किराया कितना रुपया है? वाई रुपया। मान सकते हैं? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब देखेंगे, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे, अब यहाँ से इक्वेशन बनेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि बेंगलोर से मल्लेश्वरम के लिए, बेंगलोर से कहाँ से? मल्लेश्वरम के लिए एक टिकट का लगता है एक्स रुपया। एक टिकट का कितना लगता है? एक्स रुपया। तो दो टिकट का कितना लग जाएगा? 2x लगेगा हमको। यस सर। जैसे कि सपोज दैट मान लेते हैं कि एक बिस्कुट का दाम है कितना रुपया? 5 रुपया। अगर हम 10 बिस्कुट खरीदेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये 10 गुना 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 50 होगा कि नहीं? अगर सपोज डेट मान लो कि एक बिस्कुट का दाम है कितना? एक्स रुपया, तो 5 बिस्कुट का दाम कितना? तो ये 5 गुना एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x होगा कि नहीं? तो उसी प्रकार बेंगलोर से मल्लेश्वरम का एक टिकट का किराया एक्स रुपया, तो मल्लेश्वरम के लिए क्या गो टिकट लेते हैं? 2 गो। तो 2 टिकट का कितना? 2x हो जाएगा हमारा। यस सर। अब दूसरा है कि बेंगलोर से यशवंतपुर के एक टिकट का किराया क्या रुपया? वाई रुपया। तो यशवंतपुर के लिए क्या गो टिकट लेते हैं? 3 गो। तो एक टिकट यशवंतपुर के लिए एक टिकट का किराया क्या रुपया? वाई रुपया। तो 3 टिकट का दाम कितना? 3y हो जाएगा। अच्छा, इसी दोनों को मिला करके कुल कितना लगता है? 46। कुल मतलब जोड़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ हो जाएगा प्लस, और इसी दोनों को मिला करके क्या रुपया देते हैं? 46 रुपया। ये इक्वेशन नंबर कितना? फर्स्ट। कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर किसी को कोई दिक्कत को परेशानी तो बताएंगे नहीं ना। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। अब दूसरा देखेंगे, कहता है कि यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम के और 5 टिकट कितने के? यशवंतपुर के। अब हम 3 टिकट कहाँ के लिए खरीदता है? मल्लेश्वरम के। एक टिकट का दाम है वाई रुपया। कहाँ के लिए? मल्लेश्वरम के लिए। तो एक टिकट का दाम है एक्स रुपये, सॉरी, ए मल्लेश्वरम का एक टिकट का दाम कितना है? एक्स रुपया। तो 3 टिकट का दाम कितना? 3x हो जाएगा हमारा। यस सर। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या होता है कि समझेंगे। अब यहाँ पे यशवंतपुर के लिए के गो खरीदते हैं? 5 गो, ठीक है। के गो? 5 गो। 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदे, तो एक टिकट का दाम है वाई रुपया। कहाँ के लिए? यशवंतपुर के लिए। तो 5 टिकट का दाम कितना हो जाएगा? 5y हो जाएगा। अच्छा, और इसी दोनों को मिलाएंगे तो कितना लगता है? 74 रुपया। ये इक्वेशन नंबर दूसरा बन गया यहाँ तक में। अच्छा, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? ये दोनों इक्वेशन जो निकाले बताएंगे कि किसी को अगर कोई दिक्कत है दोनों इक्वेशन में तो बताएंगे। किसी को कोई दिक्कत है? कोई परेशानी? नहीं ना। अच्छा, अब हम इसे बना सकते हैं सवाल को। अच्छा, किस विधि से बनाना है हमें? वज्र गुणन विधि से। किस विधि से? वज्र गुणन विधि से, ठीक है। इस जगह बनेगा। इसको अगले पेज पे ले आते हैं, ठीक है। देखेंगे सबसे पहले क्रिया क्या रहेगा हमारा, अगर हम इसको बनाएंगे, ठीक है। किस विधि से बनाना है हमें? वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणन विधि से बनाने से पहले सबसे पहले हमको लाना होगा इस रूप में। किस रूप में? ax प्लस का by प्लस का c बराबर का 0। इस रूप में लाना है हर हमेशा। अगर पहले से रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम हर हमेशा इस रूप में लाएंगे तभी भी हमारा सवाल कोची होगा? बनेगा, ठीक है। तो ये देखो उस रूप में है, ये नहीं, ये देखो 46 को इस पर लाना और 74 को इस पर लाना है। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये 2x प्लस का 3y, ये प्लस का 46 है इधर,
माइनस का 46 बराबर इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0। ये इक्वेशन नंबर तीसरा बन जाएगा। अब दूसरा अगला किस प्रकार से आएगा, ये 3x प्लस का 5y माइनस का कितना 74 बराबर का 0। ये इक्वेशन नंबर कितना 4। चौथा नंबर इक्वेशन आ गया। अच्छा, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगला समझते हैं कि क्या कहता है। ठीक है, अब यहां से हमें सबसे पहले क्या लिखना है, x। क्या लिखना है, x। x में नीचे में बटे देना है। अच्छा, x का लिखना है तो किसको झापेंगे, x वाले को। तो अब बचेगा कौची, प्लस का 3 और माइनस का 74। ठीक है, होगा हमारा, यस सर। और फिर प्लस का 5 और माइनस का 46, यही दोनों गुना होगा कि नहीं। जब x वाले को झाप देंगे तो अब दिखेंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस का 3 और गुना माइनस का कितना 74 हो जाएगा। यहाँ पे फिर माइनस का साइन होगा सूत्र के हिसाब से। ठीक है, अब कितना आएगा, ये प्लस का 5 गुना माइनस का कितना 46। ये पहला वाला हो गया। अच्छा देखेंगे किसको किसको समझ में नहीं आया बताएंगे। सबको आ गया समझ में। अगर हमको x वाले को लिखना है तो किसको झापेंगे, x वाले को। ठीक है, तो x वाले को झाप देंगे तो कोना कोनी गुना, 3 गुना माइनस का 74 माइनस 5 गुना माइनस का 46। अब यहाँ पर किसका साइन देंगे, अब फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस का y। अच्छा, जब माइनस का y लेंगे तो किसको झापेंगे, y वाले को। तो जब y वाले को झाप देंगे तो क्या क्या बचेगा, 2 और 74, माइनस का 74, 3 और माइनस का 46, यही बचेगा कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 2 इंटू माइनस का 74 अब माइनस कितना है, माइनस का 46, यही है ना। अच्छा, फिर यहाँ पर किसका साइन देंगे और यहाँ पर कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अच्छा, 1 लिखेंगे तो अचर वाले को झाप देंगे, यस सर। तो बचेगा 2, 5 और 3 और 3, तो कोना कोनी गुना लग सकते हैं। तो 2 गुना 5 और माइनस ये 3 गुना 3 लिख सकते हैं, यस सर। अब और एक स्टेप इसको आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं, यस सर। देखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x बटे का 3 गुना माइनस 74, 3 के आगे में किसका साइन, 74 के आगे में प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, यस सर। अब देखेंगे तो 3 से 74, 3 चौके 12 के 2, हाथ में कितना बचल 1 और 3 सत्ते 21 और 1 22, कितना आ गया 222। अब देखो 5 के आगे में माइनस, 46 के आगे में प्लस माइनस गुना माइनस कर देंगे तो प्लस। अब 5 गुना 46 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 छके 30, हाथ में कितना बचल 3। अब 5 चौके 20 और 3 23, कितना आ गया 230। अब यहाँ पर किसका साइन देंगे, बराबर का देंगे, कोई दिक्कत। अब ये माइनस का y है तो माइनस का y नेगेटिव उतार देंगे। अब ये 2 के आगे में प्लस और 74 के आगे में प्लस माइनस, 74 गुना 2 कर देंगे तो 2 चौके 8 और 2 सती 14। अब यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, देखो कैसे, 3 के आगे में माइनस, 46 के आगे में माइनस, माइनस गुना माइनस कर देंगे तो प्लस। अब 3 3 छाक 18, कितना बचल हाथ में 1, 3 चौके 12 और 1 13, इतना आ गया हमारा। फिर ये बराबर 1 बटे का 2 पंचे माइनस होगा फिर, यस सर। उसके बाद 3 तिया 9। अब इसको आगे हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, यस सर। देखेंगे आगे किस प्रकार से करेंगे इसका कैलकुलेशन, देखेंगे। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले अब क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, x बटे का। अच्छा, अब देखो ये है 222 के आगे में माइनस और 230 के आगे में प्लस, प्लस और माइनस को अच्छी होगा, किसका क्रिया होगा, घटने का। 230 में 222 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, यस सर। अब यहाँ पर प्लस का 8 होगा या तो माइनस का 8 है, क्योंकि बड़का साइन किसका है, तो प्लस का 8 हो जाएगा। फिर बराबर ये माइनस का y। अब देखो 148 माइनस में 138 प्लस में, तो प्लस माइनस किसका क्रिया होगा, घटने का। तो 148 में 138 चल जाएगा कितना 10, बड़का साइन, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 10 बराबर होगा, यस सर। अब देखो यहाँ पे 1 बटे लिखेंगे, 10 में 9 गया 1, तो ये 1 बटे का कितना हो जाएगा 1। अब अगर हम आगे सवाल बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, देखो
ये एक्स बटे अचर, एक्स को अचर पद के बराबर और वाई को भी अचर पद के बराबर कर देंगे। देखो तो यहाँ पर लिखेंगे कि ये x बटे का 8 बराबर 1 बटे का 1, ठीक है। और दूसरा कंडीशन लिखेंगे कि माइनस वाई बटे का -10 और ये बराबर 1 बटे का 1, यानी कि एक बार x को एक इसके बराबर कर देंगे, फिर माइनस वाई को इसके बराबर कर देंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब देखेंगे, अब क्रॉस अगर कटने वाला रहेगा तो कटा देंगे, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोना कोनी गुना, x गुना 1 कर देंगे तो x, 8 गुना 1 कर देंगे तो 8, x का वैल्यू कितना निकल गया। अच्छा ये माइनस से माइनस कट जाएगा, y गुना 1 कर देंगे तो y, और 10 गुना 1 कर देंगे तो 10, y का वैल्यू कितना निकल गया 10। यानी कि हम मल्लेश्वर एक टिकट, यानी कि एक मल्लेश्वरम के एक टिकट का किराया क्या रुपया है 8 रुपया, और यशवंतपुर का किराया कितना है 10 रुपया, हो जाएगा हमारा। अच्छा 10 या 30 और कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 30 और 16 कितना हो जाएगा 46, पूर गया। तो हमें पूछ रहा था कि मल्लेश्वरम का किराया तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया को करना है, ज्ञात करना है, यही बोला है ना, ठीक है। तो अब देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे हमें एक एक टिकट का दाम निकालना है, कि एगो टिकट का, एक टिकट का, ठीक है। तो लिखेंगे एक मल्लेश्वरम के एक टिकट का किराया, ठीक है, मल्लेश्वरम के एक टिकट का किराया, टिकट का किराया। अच्छा कितना माने थे x रुपया, x का वैल्यू कितना निकल गया 8, तो कितना रुपया आ गया 8 रुपया, ठीक है। अच्छा यशवंतपुर के एक टिकट का किराया, एक टिकट का किराया कितना माने थे y रुपया, तो y का दाम कितना निकला है 10 रुपया, है आंसर। यस सर, छापेंगे आप लोग। देखेंगे उदाहरण नंबर कितना 15, ठीक है। इस सवाल को पढ़े, क्या कह रहा है देखेंगे। कहता है कि p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। अच्छा बताएंगे अद्वितीय हल कब होता है हमारा, ठीक है। देखेंगे जब हमारा a1 बटे का a2 बराबर नहीं है b1 बटे का b2। अच्छा इसमें कौन सी रेखा का निर्माण होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होता है। अच्छा इसका केगो हल निकलता है, एक हल, और एक हल को ही हम लोग क्या बोलते हैं अद्वितीय बोलते हैं। यस सर। अच्छा ये संगत होता है कि असंगत, संगत होता है कि नहीं, संगत निकाय होता है हमारा। यस सर। अच्छा संगत निकाय, अच्छा ये कौची होता है, विरोधी होता है, आश्रित होता है, या तो अविरोधी होता है, कौची होता है जिसका हल निकले विरोधी की अविरोधी। जैसे कि एक बाप के दो बेटवा, दोनों बेटवा का एक ही हल निकला कि दोनों को फर्क कर दो, अब एक दूसरे का कोई विरोध करेगा नहीं, तो ये कौची हो जाएगा हमारा अविरोधी, कौची हो जाएगा अविरोधी होगा हमारा। यस सर, कोई दिक्कत नहीं। तो इस स्थिति में हमारा कौची निकलेगा, अगर हमारा दोनों ये a1 बटे का a2 बराबर नहीं है b1 बटे का b2, तो कौन सी रेखा का निर्माण होगा प्रतिच्छेदी, एक हल निकलेगा और वह कैसा होगा अद्वितीय, इसका संगत निकाय, और ये कौची होगा अविरोधी। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको इसी रूप में लाना है इसको, और वहीं से हमारा किसका वैल्यू निकालना है, P का वैल्यू, किसका निकालना है P का। कोई दिक्कत आगे जो वे समांतर होगा और वे जो हमारा संपाती होगा उसका भी पता है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं कि समझा दे, उसका भी समझा देते हैं, याद रहेगा, ठीक है। दूसरा देखो कंडीशन क्या होता है हमारा, समझेंगे यहाँ पे। अगर हमारा a1 बटे का a2 बराबर b1 बटे का b2 और बराबर c1 बटे का c2, तो इसमें किस रेखा का निर्माण होगा संपाती, के गो हल निकलेगा अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल बोलते हैं। अच्छा ये संगत होगा कि असंगत, संगत, क्योंकि अनेक हल निकल रहा है। अच्छा ये कौची होता है आश्रित होता है, कौची होता है आश्रित, स्रोत किस तरह से लिखते हैं आश्रित, ये कौची होता है हमारा आश्रित, क्योंकि ये एक दूसरे पे कौची रहता है आश्रित रहता है, ठीक है। तीसरा कौची होता है कंडीशन हमारा, तीसरा ये वाला कंडीशन होता है
कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है। अच्छा, इसमें कौन सी रेखा का निर्माण होगा? समांतर रेखा होता है। अच्छा, इसका क्या हल निकलता है? कोई भी हल नहीं होता है, कोई हल नहीं है। ठीक है। अच्छा, और जब कोई भी हल नहीं है तो संगत होगा क्यों? संगत, असंगत होगा हमारा। अच्छा, जब असंगत होगा, जब इसका कोई हल ही नहीं निकलेगा तो कौची होगा? विरोधी। जैसे कि एक लड़का सड़क के इस पार से, दूसरा लड़की सड़क के इस पार से, क्या आपस में कभी भी मिलेगा? नहीं, तो एक दूसरे का विरोध करता है। कॉलेज और ना। यस सर। अब देखेंगे। अच्छा, ये तीनों समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? अब सवाल पे बना इसको। यस सर। अब देखेंगे, सबसे पहली बात है कि समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण हमारा क्या क्या दिया हुआ है? ये 4x प्लस का py प्लस का 8 बराबर का, ये इक्वेशन नंबर कितना? फर्स्ट। दूसरा कौची है? 2x प्लस का 2y प्लस का 2 बराबर का, ये इक्वेशन नंबर कितना? 2 बन जाएगा हमारा। यस सर। अच्छा, हमको इस रूप में लाएंगे, फिर भी नहीं लाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ बजगुणन विधि से बनाने में लाएंगे तो इस नियम में लाना हमको कौची है? अनिवार्य है, जरूरी है। समझ गए? अब देखेंगे, यहाँ से A1 B1 C1 का वैल्यू निकाल लेंगे। यस सर। उधर से बताएंगे रेशम, A1 का वैल्यू कितना है? A1 का वैल्यू कितना है? कितना? 4। पूनम बताएंगे B1 का वैल्यू कितना है? B1 का वैल्यू कितना है? नेहा? P। ठीक है। अच्छा, ये साइन के साथ में बोलेंगे, प्लस और माइनस के साथ में। प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। ठीक है। उधर उसके बाद मीरा बताएंगे C1 का वैल्यू कितना है? 8। ठीक है। उधर से नीलम बताएंगे A2 का वैल्यू कितना है? 2। इधर से नीलम बताएंगे B2 का वैल्यू कितना है? आए? दोनों बार तो ही बोल दिला। वाह। अच्छा, C2 का वैल्यू कितना है? 2 है हमारा। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि अब हमें करना है क्या कि A1 बटे का A2 बराबर नहीं है B1 बटे का B2, करना है कि नहीं? तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि दोनों को आपस में बराबर कर लेंगे पहले। ठीक है। कौची कर लेंगे? बराबर कर लेंगे। ठीक है। दोनों को पहले क्या कर लेंगे? बराबर। बराबर कर लिए हम। यस सर। अब देखेंगे, अब A1 के जगह पे कितना रख देंगे? 4। A2 के जगह पे 2 बराबर, B1 के जगह पे P। अच्छा, B2 के जगह पे 2। अच्छा, हम बोले थे कि ऊपर ऊपर नीचे नीचे कटा सकते हैं। अगर बराबर में रहे तो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे कटा सकते हैं। यस सर। देखो, बराबर में नीचे का 2 का 2 ये दोनों कट जाएगा। यस सर। बचेगा हमारा क्या? तो यहाँ पर बचेगा P बराबर का हो। अगर हम 4 दे देंगे P के जगह पे तो ये दोनों आपस में कौची हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं? अच्छा, जब बराबर हो जाएगा दोनों तो क्या ये हमारा प्रतिच्छेदी रेखा का निर्माण करेगा? नहीं। तो P इक्वल नॉट लिख देंगे। P इक्वल नॉट, यानी कि P इक्वल नॉट के जगह पे कितना रख देंगे? 4। यानी कि P के जगह पे 4 को छोड़ करके कोई भी संख्या रखेंगे तो किस रेखा का निर्माण करेगा? प्रतिच्छेदी। अगर हम 4 रख देंगे तो दोनों आपस में कौची हो जाएगा? बराबर। तो P का मान कितना हो गया? मतलब 4 को छोड़ करके कोई भी संख्या देंगे तो वही हमारा कौची हो जाएगा? आंसर। समझ गए? समझे कि नहीं? कोई दिक्कत? अगर 4 दे देंगे P के जगह पे तो क्या हो जाएगा? दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। क्या प्रतिच्छेदी रेखा का निर्माण होगा? नहीं। अच्छा, जब प्रतिच्छेदी रेखा का निर्माण नहीं होगा तो क्या ये हमारा सवाल सही होगा? तब नहीं। तो P के जगह पे किसको छोड़ देंगे? 4 को। अब बाकी बात कोई भी संख्या रख देंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा? प्रतिच्छेदी रेखा। और जब प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा तो क्या हल होगा? अद्वितीय हल। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? तो छाप लीजिए।